हेलो स्टूडेंट्स, दी एनएपी फिजिक्स यूट्यूब चैनल के इस नए क्लास में आपका स्वागत है। हम स्टडी कर रहे हैं हमारे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर को डीएससी डिपार्टमेंट स्पेसिफिक कंपलसरी पेपर वेव्स एंड ऑप्टिक्स के यूनिट नंबर 3 को, जिसमें हम लोग लाइट के एक स्पेशल फेनोमेना डिफ्रैक्शन, जिसको विवर्तन कहते हैं, उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। इस यूनिट से रिलेटेड 2 क्लासेस अभी तक आपको डिलीवर हो चुकी है, जिसमें आप लोगों ने फ्रेनेल विवर्तन के बारे में जाना है। फ्रेनेल डिफ्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में हमने जाना है, और उस पर आधारित जोन प्लेट, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसको हमने स्टडी किया है। तो फ्रेनेल डिफ्रैक्शन हमने स्टडी किया है और उस पर आधारित जोन प्लेट को स्टडी किया है। विवर्तन की एक और टाइप होता है, उसका एक और प्रकार होता है जिसको फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन कहते हैं। आज हम उस पर बात करेंगे इस क्लास में। ये भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उन सेक्शंस को हम टारगेट कर रहे हैं जो कि एग्जाम में बहुत पॉपुलर होते हैं और बहुत ज़्यादा एग्जाम में आने के जिसके चांसेस होते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस, और खासकर जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिला पाए उस तरह की चीज़ें। ऑप्टिक्स का सेक्शन थोड़ा सा लेंदी जरूर लगता है, थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिकल पोर्शन इसमें बहुत ज़्यादा होता है। ये पूरे डिफेंस फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स का सार होता है। ये फिजिक्स जो आप पढ़ते हैं इस सेमेस्टर में, ऑप्टिक्स जो आप पढ़ते हैं वेव एंड ऑप्टिक्स का, इसके बाद आप इसका मैक्सिमम जगह यूज नहीं करते, लेकिन अगर आप इस तरह के फील्ड को बाद में ज्वाइन करेंगे, एस्ट्रोफिजिक्स को या डिफेंस इंडस्ट्री को, तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा ये बेनिफिट देता है। तो इस पर कॉन्सेप्ट बिल्टअप करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। इमेजिनेशन आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए, तब जाके आप इस चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज की क्लास में हम लोग फ्राउनहोफर विवर्तन को या फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन को स्टडी करने वाले हैं। आपके सिलेबस में कैसे लिखा है? आपके सिलेबस में लिखा है कि फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन बाय अ सिंगल स्लिट एंड अ डबल स्लिट, एंड आफ्टर दैट जब आप सिंगल और डबल स्लिट से फ्राउनहोफर विवर्तन पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे जाके इसके एप्लीकेशंस को, एक डिवाइस को अपन स्टडी करेंगे, जैसे हम लोगों ने फ्रेनेल विवर्तन में जोन प्लेट के बारे में स्टडी किया था। तो यहाँ पर इस क्लास को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपकी विजुअलाइजेशन और मैथमेटिक्स का कमांड, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन का अच्छे से होना चाहिए, अदरवाइज ये टॉपिक आपको लेंदी लगेगा। ठीक है, तो ये आज हम स्टार्ट करते हैं। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन बाय अ सिंगल स्लिट। तो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन होता क्या है? बेसिक जो फ्रेनेल डिफ्रैक्शन हम लोग पढ़े हैं पिछले क्लास में, उससे इसके क्या बेसिक डिफरेंस है उसको जाने, या उसको अपन समझने के प्रयास करते हैं बेसिकली, और उसके बाद इसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे बात करेंगे। तो फ्राउनहोफर विवर्तन के लिए सबसे बेसिक कंडीशन क्या थी? सबसे बेसिक कंडीशन ये थी कि जो हमारा लाइट सोर्स है वो, और वो जो स्क्रीन जहां पर हम लोग पैटर्न प्राप्त करेंगे, डिफ्रैक्शन पैटर्न प्राप्त करेंगे, वो दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मतलब लाइट वेव जहां से आ रही है वो अनंत दूरी पर है। बेसिकली डिफ्रैक्शन होता क्या है? प्रकाश किरणों का तीखे शार्प बाउंड्री से मुड़ जाना ही डिफ्रैक्शन होता है। ये व्यतिकरण नहीं है, ये इंटरफेरेंस नहीं है। ठीक, तो इस स्थिति को, जब आपका लाइट सोर्स इंफिनिटी पे रखा हुआ है, तब हमको एक प्रॉपर्टी ये पता होती है कन्वेक्स लेंस की, जो उत्तल लेंस का होता है। ये बेसिक प्रॉपर्टी आप लोग छोटे क्लासेस में पढ़ते आ रहे होंगे कि जब हम लोग किसी वस्तु को उत्तल लेंस की फोकस पे रख देते हैं, यदि आपके पास उत्तल लेंस है और आपको उसके फोकस बिंदु के बारे में उसको पता है आपको, तो यदि आप उत्तल लेंस के फोकस पॉइंट पर यदि किसी ऑब्जेक्ट को रख देते हो, तो उसका इमेज जो है अनंत पर बनता है। ठीक ठीक, ये बेसिक है ना, किसके लिए? आपके उत्तल लेंस के लिए, कि यदि हम उसके फोकस पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसका इमेज कहां पे बनेगा? अनंत पे बनेगा। ठीक, सिमिलरली हम यहाँ पर अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को एक उत्तल लेंस के फोकस पे कलेक्ट करते हैं और दूसरे उत्तल लेंस से उन प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात पर्दे पर इकट्ठा करते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस भी था कि फ्राउनहोफर विवर्तन में हम लोग लेंसों का उपयोग करते हैं, जबकि फ्रेनेल विवर्तन में लेंसों का उपयोग नहीं करते, क्योंकि इस स्थिति में प्रकाश स्रोत हमारा कहाँ पे रहता है? अनंत पे रहता है। तो इस स्थिति में एक उत्तल लेंस के फोकस तल पर, मतलब फोकस पर, स्रोत या सोर्स और दूसरे उत्तल लेंस के फोकस तल पर पर्दे को अगर हम लोग रखते हैं, तो ये हमको पैटर्न हमको प्राप्त होता है। इस प्रकार दोनों लेंसों के उपयोग से सोर्स और स्क्रीन को अनंत दूरी पर हम ले जा सकते हैं, उस तरह के सिचुएशन में मान सकते हैं। पहला लेंस जो इंसिडेंट होने वाली लाइट वेव है उसको पैरेलल करता है, समानांतर बनाता है, और दूसरा लेंस पर्दे को समानांतर प्रकाश की किरणों को एक्सेप्ट करने के लिए
रेडी करता है। तो हमको ऐसा बनाना है सिचुएशन कि हमारा लाइट सोर्स भी इन्फिनिटी पे है और पर्दा भी हमारे इन्फिनिटी पे है। तो दूसरा लेंस जो पहले लेंस से डिफ्रैक्शन पैटर्न आता है उसको दूसरा लेंस भी इन्फिनिटी की ओर भेजता है और उस तरह से फोकस पॉइंट पर रख के फिर अपन को इस पे पैटर्न प्राप्त होता है स्क्रीन पे। ये सिचुएशन दो लेंसों के उपयोग से बनाई जाती है। तो इस तरह के डिफ्रैक्शन को फ्रॉनहोफर विवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो सिंगल स्लिट के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि जो ऑब्स्टकल है वो सिंगल स्लिट के पैटर्न में होगा। तो थोड़ा सा डायग्राम मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूं किस तरह से काम कर रहा है, उसके बाद अपन इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन पे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस पे चलेंगे, जिससे अपन को लाइट वेव की एक सेंट्रल मैक्सिमम और सेकेंडरी मिनिमम की चीजें प्राप्त होंगी। तो जैसे इन्फिनाइट से आने वाली लाइट वेव्स को ये वाला जो उत्तल लेंस है ये पैरेलल कर देता है स्क्रीन के पैरेलल, ठीक। W डैश इसका एक विड्थ है लेंस का। यहाँ पर हमारे पास एक स्लिट है AB जिसकी मोटाई E है, यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो प्रकाश किरणें यदि डिफ्लेक्ट नहीं होती हैं तो वो सीधे सीधे अगर जाएंगी इस बॉर्डर से रिफ्लेक्ट नहीं होंगी तो इस तरह से जाएंगी और इस लेंस की सहायता से उसको पर्दे पर यहाँ बिंदु O पर इकट्ठा कर सकते हैं, ये वाला लाइन। बट डिफ्रैक्शन की वजह से, विवर्तन की वजह से लाइट वेव इस शार्प बाउंड्री से बेंड होती है। तो ये जो सीधी चल रही है लाइट वेव जो ऐसी गई है वो बेंड होके इस तरह से जाएगी और ऊपर वाले पोर्शन से जो लाइट वेव चल रही थी वो इस तरह से बेंड होकर इस तरह से जाएगी। तो उस स्थिति में बिंदु जो इंटेंसिटी, सेंट्रल इंटेंसिटी जो लाइट वेव इकट्ठा हो रही थी, जो जहां पर बन रहा था, वो कहां पे अब मिल रही है? बिंदु P पर बन रही है, ठीक। कितने का डिफ्लेक्शन है यहाँ पर? थीटा एंगल का डिफ्लेक्शन है। यहाँ पर देखिए ये लाइट वेव जो ऐसे जा रही थी वो इस तरह से गई, तो यहाँ पे कितना एंगल बना? ये थीटा बना, ठीक। और अगर हम लोग यहाँ पर एक लंब खींचे AK, जो हमारे बी के वाले लाइन पर अगर हम लोग इस तरह से एक लंब खींचे तो इस AK लाइन के बाद आगे, इस AK लाइन के आगे ये लाइन वेव्स का लेंथ, उनके बीच पाथ डिफरेंस सब एक जैसा है, ठीक। जो डिफरेंस है वो कितना है? इस बी के लेंथ के बराबर है। मतलब यदि ये बी के नहीं होता तो लाइट वेव ऐसे ही चलता, ऊपर जाता, लेकिन इतना एक्स्ट्रा हो गया, इतना पाथ एक्स्ट्रा हो गया, इस वजह से बेंडिंग आ गई और आपकी सेंट्रलाइज्ड लाइट वेव की जो एकत्रित होने का जो पॉइंट है वो O से हटकर कहाँ पे चला गया? P पर चले गया। तो वो लाइट वेव डिफ्रैक्ट होकर यहाँ पर आपको इंटेंसिटी प्रोवाइड करेगी। तो हमारा यहाँ पर टारगेट है बिंदु P पर कितनी इंटेंसिटी बन रही है उस चीज को फाइंड करना विद द मैथमेटिकल कंसेप्ट और पाथ डिफरेंस और जो फेज डिफरेंस के कंसेप्ट से। तो देखिए कुछ चीजें यहाँ पे हमने ये रचना की है। AK लंब है BK पर, ये थीटा है तो ये भी थीटा है और ये भी डिफ्लेक्शन है। यहाँ पर यहाँ वाले लाइन के लिए डिफ्लेक्शन ये है थीटा, ये वाला। ये फोकस पे रहता है इसलिए ये बिंदु फोकस दूरी कहलाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकस कहलाएगी, ठीक। ये पर्दा है तो स्लिट से स्क्रीन तक की दूरी को कैपिटल D बोलेंगे, ये यहाँ तक बोलेंगे। ये डायग्राम हो गया। ये डायग्राम आपको सिंगल स्लिट के डेरिवेशन के लिए बनाना है और ये एक रचना हमने किया है AK इज परपेंडिकुलर टू BK, क्योंकि B से K तक का डिस्टेंस ही हमारा एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस है, जिसकी वजह से ये बेंडिंग हुई है। O का कंसंट्रेशन जो है पॉइंट नंबर P पे पहुंचा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हमको पॉइंट नंबर P पे कितना इंटेंसिटी है वो कैलकुलेट करना है। मेन टारगेट आप लोग याद रखिएगा। इसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, डायग्राम का आपको एग्जाम में करना ही होता है कि चित्रानुसार एक संकीर्ण स्लिट AB जिसकी चौड़ाई E है, मैंने एक्सप्लेन कर चुके हैं, पे लैम्डा वेवलेंथ की मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक वर्णीय लाइट, समतल तरंगाग्र W डैश। ये देखिए कोई एक पैरेलल वेव फ्रंट यहाँ से चल रहा है इस डायग्राम में, जिसका नाम हम लोगों ने W डैश दिया है। वो इस AB विड्थ के E विड्थ के AB स्लिट पर आपतित होता है, ठीक। तो उसमें जो ये जो चीज घटा जो मैंने एक्सप्लेन किया उस चीज को यहाँ पर हमने थोड़ा सा वर्णन करेंगे अपने शब्दों में। AB पर आपतित होती है, आपतित प्रकाश की दिशा में बिना विचलित हुए चलने वाली जो तरंगिकाएं हैं जो विथआउट डिफ्लेक्शन के चलती हैं, वो लेंस द्वारा पर्दे पर कहाँ? पॉइंट O पर फोकस होती हैं और वहां पे अपने इंटेंसिटी शो करती हैं। बट जो लाइट वेव, जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, वो थीटा एंगल पर जो विवर्तित हुई हैं, जो डिफ्रैक्ट हुई हैं, वो तरंगिकाएं लेंस द्वारा कहाँ पे इकट्ठी हो रही हैं? बिंदु P पर इकट्ठी हो रही हैं और वहां पे इंटेंसिटी शो करेगी। इस कंडीशन में हमें पॉइंट नंबर P पर लाइट की इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ठीक। ये आपको डायग्राम में दोनों कंडीशन समझ में आ रहा होगा। जो नहीं डिफ्लेक्ट हुआ वो पर इकट्ठा हुआ है, जो डिफ्लेक्ट हुआ वो पॉइंट P पर इकट्ठा हुआ है। पॉइंट नंबर P पे हमको इंटेंसिटी फाइंड करनी है। सो फाइनली वी हैव सम मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन। चित्रानुसार AK के प्रत्येक बिंदु से बिंदु P तक सभी प्रकाशीय पथ बराबर हैं, अतः A तथा B से
थीटा दिशा में जाने वाली तरंगिकाओं के बीच पथांतर होगा। कहने का मतलब है कि इस परपेंडिकुलर लाइन जो हमने बनाया है डायग्राम में, ये देखिए ए के, इस ए के से आगे सभी लाइट वेव एक जैसे डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही हैं, उनका प्रकाशीय पथ, ऑप्टिकल पाथ एक जैसा है। तो डिफरेंस कितना है? डिफरेंस ये बीके ही एक्स्ट्रा है। अगर ये ना होता तो सारा सेंट्रलाइजेशन पॉइंट नंबर ओ पर ही होता। तो भाई यहाँ पर एक आपको ट्राइंगल दिख रहा है ए बी के, देखिए ध्यान से, उसमें कोण कहाँ बन रहा है? यहाँ पर बना है थीटा। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, मतलब बीके लंब है, और आपका जो ए बी आपका यहाँ पर कर्ण हो जाएगा, ये वाला लंब हो जाएगा, और ये वाला बेस, ये वाला, और एक कर्ण की भुजा मिलेगी। तो इस वाले जो हम ए बी के जो ट्राइंगल है उसमें साइन थीटा अप्लाई करेंगे। तो साइन थीटा अप्लाई करेंगे तो देखिए जरा आपको क्या मिलेगा, उसको देखिए, त्रिभुज ए बी के में साइन थीटा अप्लाई करेंगे तो लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण, लंब है आपका बी के, फिर से मैं डायग्राम में आपको शो कर देता हूँ, ये देखिए लंब है आपका ये बी के, और कर्ण हमारा ये वाला हो गया, ये आधार है, ए के आधार, तो बी के हमारा कर्ण हो गया। ठीक, तो लंब बटे कर्ण, और उसकी वैल्यू आपको पता है, बीके की वैल्यू, ये हमारा विड्थ है ना ए बी, जो कि ई के बराबर है। तो फाइनली बी के जो पार्ट डिफरेंस था वो कितना मिलेगा आपको, देखिए जरा, साइन थीटा इज इक्वल टू बीके बाई ए बी। तो बीके की वैल्यू ए बी साइन थीटा, और ए बी ही क्या है? स्लिट का विड्थ है, तो बीके इज इक्वल टू ई साइन थीटा। सो पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू ई साइन थीटा। एंड नाउ ये पार्ट डिफरेंस है, तो अब आपको फेज डिफरेंस बताना है। तो हम ये रिलेशन जानते हैं कि कलांतर इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा पथांतर। द फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पार्ट डिफरेंस। तो यू हैव द फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाई लैम्डा इनटू ई sin थीटा, बिकॉज़ यू हैव पार्ट डिफरेंस इज ई sin थीटा। मतलब अब यहाँ से क्या-क्या चीज मिला जी, कि ए से बी तक जाने में, कहां से कहां तक देखिए जरा, ए से बी तक जाने में, यहां से यहां तक जाने में, ये विड्थ के एरिया को कवर करने में क्या-क्या चीज बदल रहा है? जो पाथ डिफरेंस है 0 से ई साइन थीटा तक चेंज हो रहा है, और जो फेज डिफरेंस है वो 0 से 2 पाई बाई लैम्डा ई साइन थीटा तक चेंज हो रहा है। ये पार्ट डिफरेंस था, और ये वाला आपका फेज डिफरेंस था उस पूरे स्लिट के एरिया में। तो दो चीजें आपको यहां पर मिल गई। ठीक, यहां तक कैलकुलेट करने के बाद अब आगे, अब हम ये मान लेते हैं कि जो स्लिट था ए बी, उसको n बराबर भागों में हम लोग बांट देते हैं। ठीक, रफली अगर मैं डायग्राम को यहाँ पर ड्रॉ करूं कि भाई इस तरह से बॉर्डर करके हम लोगों ने, इस तरह से बॉर्डर आउट करके, ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था, इसको यदि हम लोग n भागों में बांट देते हैं, बहुत बहुत बारीक बारीक भागों में बांट देते हैं, और प्राइमरी कंसंट्रेशन के लिए मान लेता हूं कि मैं किन्हीं दो भागों से अगर लेता हूं, किन्हीं दो पॉइंट से अगर लेता हूं, तो माना ए बी को, स्लिट ए बी को n बराबर भागों में हमने बांट दिया है, जहां प्रत्येक भाग द्वितीयक तरंगिकाओं का स्रोत है। प्रत्येक भाग द्वितीयक तरंगिकाओं का स्रोत है, कहने का मतलब कि भाई जो लाइट वेव सीधी जा रही थी वो यहाँ से बेंड हुई ना, ऐसे गई, ऐसे जाके इधर कहीं कंसंट्रेट करी। तो इतने बड़े बॉर्डर से अब मान लो वो छोटे छोटे भाग में हमने बांट दिया है, तो यहाँ और यहाँ से भी बेंड होगा, ऐसे यहाँ और यहाँ से भी बेंड होगा, यहाँ और यहाँ से भी बेंड होगा, यहाँ और यहाँ से भी बेंड होगा, यहाँ से बेंड, मतलब हर जो पार्टीशन है वो लाइट वेव को डिफ्रैक्ट करेगा, आगे स्पेस के डायरेक्शन में डिफ्रैक्ट करेगा। ठीक, तो कि अब मान लेते हैं जो यहाँ पर जो वाइब्रेशन होगा, अलग अलग टकराने के बाद जो आयाम होगा, आयाम मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और इंटेंसिटी जो बन के आएगी लाइट वेव की, उसकी बात कर रहे हैं। इमेजिनेशन अपने माइंड पे अच्छे से रखिएगा। ठीक, तो माना कंपन का जो आयाम ए है, जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड यदि ए है, तो कोई दो अगर हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि यहाँ पर एन टर्म्स में हमने डिवाइड कर दिया है, तो कोई दो यदि आप सेलेक्ट करते हैं, उन दो भागों से पॉइंट नंबर पी हमारे यहाँ पर था, ये पॉइंट नंबर पी था, और यहाँ पर जो था पॉइंट वो ओ था, सेंट्रल पॉइंट था। तो कोई इन बहुत सारे बांटे हुए पॉइंटों में से, बहुत खंडों में से कोई दो पॉइंट से अगर बिंदु पी पर पहुंचने वाली तरंगिकाओं के बीच जो कलांतर होगा, फेज डिफरेंस होगा, वो कितना होगा? तो जो फेज डिफरेंस निकला था उसका n गुना, n भागों में डिवाइड कर दीजिए उसको, n भागों में, जितना भाग में हमने उसको डिवाइड किया, तो ये कलांतर है आपका 2 पाई बाई लैम्डा ई साइन थीटा का 1/n पार्ट, क्योंकि ये पूरा फेज डिफरेंस था ए से बी के बीच का। ये देखिए, ए से डायग्राम में ए से बी के बीच तक का वो पूरा फेज डिफरेंस था, उसको n भाग में बांट दोगे तो वो उतने का ही n भाग हो जाएगा, तो डिवाइड बाई n, सिंपल। सो फेज डिफरेंस 1/n 2 पाई लैम्डा ई साइन थीटा। ठीक, अब
थीटा एंगल से डिफ्रेक्ट होने वाली सभी तरंगिकाओं के कारण बिंदु P पर जो परिणामी आयाम है वो इस फॉर्मूले से दिया जाता है। इसको याद करके चलना है। अब इसके दो तरीके हैं, यहाँ पे स्टार नोटेशन मैंने लगाया हुआ है, ये याद कब होगा जब मैं इसका आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन इंटीग्रेशन के थ्रू आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक? तो अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ आप इसको ध्यान में रख के चलिए, इसकी जस्टिफिकेशन दूंगा ना मैं कि कहाँ से आया ये। तो इन तरंगिकाओं के कारण बिंदु P पर जो परिणामी आयाम होगा वो आयाम A का, जो एक्चुअल में एम्पलीट्यूड क्या है, A है, A को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए आयाम बोल रहे हैं, उस एम्पलीट्यूड A का साइन ND/2 डिवाइड बाय साइन D/2, ठीक? जहां D क्या है जी आपका, ये चीज फेज डिफरेंस, ठीक? तो फाइनली हमको पता था कि ये D का वैल्यू हमको पता है जी, D की वैल्यू कितनी है, पाई E साइन थीटा बाई लैम्डा, और डिवाइड बाई 2 से ये 2 कट जाया रहेगा, ये वाला 2 कट जाएगा, आप वैल्यू पुट करोगे तो ये मिलेगा। नीचे में भी साइन पाई E साइन थीटा n लैम्डा, क्योंकि नीचे में D और n है ये वाला, और यहाँ पर n था तो n कट गया, ठीक? तो यहाँ पर ये अभी ये दो स्टेप आप याद करके चलें, मैंने यहाँ पे स्टार मार्किंग करी है, आगे इसका जस्टिफिकेशन आएगा अच्छे से तो समझ में आएगा। तो क्योंकि पेपर में आएगा तो याद करिए, इस पैटर्न से जब आप उसको सॉल्व करेंगे नॉर्मल पैटर्न से, तो इसको याद करके यहाँ पे पुट वैल्यू ऐसे ही रख के चलनी पड़ेगी, ठीक? अब इस जो एक्सप्रेशन आया है आयाम का, जो रिजल्टेंट आयाम, इसको खंड 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 बहुत सारे खंडों में बांटने के बाद ये जो कैपिटल आर आया है सब के वजह से, उसमें से ये जो टर्म पाई E साइन थीटा बटे लैम्डा आया है, याद रखेंगे ये सिर्फ थीटा का बटे नहीं है, ये पूरे एक्सप्रेशन का बटे है लैम्डा, कंफ्यूज मत होंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये साइन थीटा बटे लैम्डा नहीं है, ये पाई E साइन थीटा बटे लैम्डा है, मतलब पूरे एक्सप्रेशन का बटे है वो। तो यहाँ पर हम लोग पाई E साइन थीटा बटे लैम्डा को क्या मान लेते हैं, एक नोटेशन अल्फा मान लेते हैं, कि पाई E साइन थीटा बटे लैम्डा को अल्फा नोटेशन यहाँ पर अगर मैं दे देता हूँ तो आपको आपका एक्सप्रेशन कैसे मिलेगा कन्वर्ट होके, उसको ध्यान से समझेंगे, तब मेरे को मिलेगा R इज इक्वल टू ए साइन अल्फा बटे n, क्योंकि नीचे वाले एक्सप्रेशन में अल्फा बटे n भी था, ये देखिए n, ये वाले में यहाँ पर n है ये वाला। अब चूंकि अल्फा क्या है जी, अल्फा आपने माना है एक्चुअल में वो थीटा ही है, और थीटा क्या चीज है, डिफ्लेक्शन। मेन डायग्राम में आप देखें, चलिए यहाँ पर थीटा क्या है, डिफ्रैक्शन है, और उस थीटा वाले एक्सप्रेशन को ही जो साइन थीटा के टर्म में आया था, हाँ ओके, एक्चुअल में अल्फा क्या है, थीटा पे ही डिपेंड कर रहा है, तो ये वाला जो आपका वैल्यू है ये, और n क्या है, n हमारा बहुत सारा उसको पार्टीशन किए हैं, छोटा 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 खंड में अपन लोग बांटे हैं, तो अल्फा थीटा है यहां पर से, ये डायग्राम से आपका, और थीटा खुद ही बहुत कम होता है वैल्यू, डिफ्लेक्शन होता है बहुत कम उसका वैल्यू होता है, और वो साइन पे डिपेंड कर रहा है जब अल्फा माने हो आप, यहां पर देखिए पाई ई डिवाइड बाय लैम्डा, और लैम्डा क्या है, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य है, जो कि बहुत कम वैल्यू आएगी, बहुत छोटी वैल्यू आएगी, 10 टू द पावर -8 और 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर एंगस्ट्रॉम की कैटेगरी में आएगी। फिर उस अल्फा को भी जितने बारीक 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 छोटे छोटे आपने उसको भाग किए हैं, ए से बी के बीच के स्लिट को उससे भाग दे रहे हो, तो और छोटा क्वांटिटी आएगा। तो ये कहने का तात्पर्य है कि अल्फा बटे एन बहुत छोटा होगा, तब के कंडीशन में साइन अल्फा बटे एन को हम लोग सिर्फ अल्फा बटे एन मान सकते हैं। तो दिस इज द कंसिडरेशन टाइप ऑफ टेकिंग mathematical tool ki sin alpha by n is only our alpha by n, because the value of alpha by n is very 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 small. So finally our expression r is equal to a sin alpha upon alpha by n. Here we neglect the sin alpha by n because the quantity of this is very 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 small. So finally you have r is equal to n, रिवर्स होके ऊपर चले जाएगा, तो n a sin अल्फा बटे अल्फा। अब थोड़ा सा फिर से मैथमेटिकल और फिजिकल एक्सप्लेनेशन समझेंगे। जब n टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब ए बी के बीच के पार्ट को बारीक 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 टुकड़ों में जितना ज्यादा आप बारीक बारीक काटे, मतलब वो अनंत तक मान ले अपन, तो ऐसा होगा कि वो इतना खंड इतना बारीकी से उसके मतलब ब्लॉक आप बना देंगे। कहने का तात्पर्य है कि ए था और बी था, ये वाला स्लेट का ऊपरी और निचला सिरा ऐसे है ना, ए और बी, और इसी के बीच के जो पार्ट को अपन छोटे छोटे खंडों में तोड़ रहे हैं, बांट रहे हैं, और एक एक जो हिस्सा होगा, हर दो हिस्सा लाइट वेव को ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा। तो उसको इतनी बारीकी से तोड़ा जा रहा है, इतनी बारीकी से काटा जा रहा है, इतनी काटा जा रहा है कि होगा क्या, एक स्थिति पे अगर इन्फिनिटी तक
इतनी संख्या बढ़ा दिया कि अनंत तक, तो भाई वैसे में तो कोई आयाम होगा ही नहीं ना, वो तो एक तरह से ब्लॉक कर देगा, तो कोई आयाम होगा नहीं, तो आयाम किधर जाएगा, जीरो की ओर जाएगा। When n partition of your slits goes to infinity, then amplitude is also goes to zero. तब na का मान क्या होगा, फाइनाइट होगा, आपको कुछ ना कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू मिलेगा, जो n और a को जोड़ के आप जो लिखेंगे कि मतलब अगर इन्फिनिटी की ओर पे नहीं है, ठीक, और n और a मतलब n नंबर ऑफ उसके फ्रैक्शंस हैं और a क्या है, एम्पलीट्यूड है, तो उनका मल्टीप्लीकेशन मतलब कुछ ना कुछ नंबर आपको मिलेगा अनंत से पहले तक, अनंत से पहले तक कुछ ना कुछ फाइनाइट नंबर आपको मिलेगा, उस क्वांटिटी को हम लोग बोल देते हैं, चलो वो हमारा क्वांटिटी a है, नोटेशन। तो na is equal to a, so our expression r is equal to a sin alpha by alpha। अब मैं जानता हूं कि जो तीव्रता होती है आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, ये आपने व्यतिकरण वाले सेक्शन में पढ़ा है कि तीव्रता जो होती है आयाम के वर्ग के समानुपाती हो, तो तीव्रता I is equal to a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बटे अल्फा स्क्वायर। यहां से अब अगर यहां पर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना चाहता हूं, तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट मेरे को यहां पर लगाना पड़ेगा, तो ये जो फाइनाइट वैल्यू है a स्क्वायर जो कि n और a से मिलके बना है, तो वो हर पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए नंबर ऑफ पार्टीशन और एम्पलीट्यूड फिक्स आउट होगा, और अगर हम लोग एक हिडन कांस्टेंट की वैल्यू कंसीडर करके इस एक्सप्रेशन को रीराइट करें, तो हम I इज इक्वल टू आर नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बटे अल्फा स्क्वायर इसको डिनोट करेंगे, जहां आर नॉट स्क्वायर हमारा एम्पलीट्यूड है जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के तौर पे रहता है, ठीक, कि I इज इक्वल टू आर नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर एक नया कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट के तौर पे अपन इसको लिखें, और इंटेंसिटी के टर्म पे हम लोग आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं जी, आई नॉट लिख सकते हैं, ठीक, आर ये वो एम्पलीट्यूड है जो बिना डिफ्लेक्शन के बनता है, ऐसा हमारा कहना है, ठीक। ए स्क्वायर इज व्हेन अवर प्रोपोर्शनलिटी साइन आर रिवर्स्ड, और जब हटाओगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट वहां पे लगाओगे, तो यहाँ पे हम ले लेंगे आर नॉट स्क्वायर एक टर्म है, मैं चाहूं तो यहाँ पे स्मॉल के आर डब्ल्यू कुछ भी यूज करके इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सो यू रिमेंबर दिस कि इसको ऐसे अपने लिखा, और फिर आर नॉट स्क्वायर क्या होगा, इनिशियल पोजीशन पे इंटेंसिटी कितनी होगी वो होगा, तो आर नॉट की जगह हम लोग आई नॉट लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर अल्फा बटे अल्फा, जहां आर नॉट इज इक्वल टू आई मुख्य उच्चिष्ट की तीव्रता को प्रदर्शित करता है, प्रिंसिपल मैक्सिमा को प्रदर्शित करता है। तो ये एक्सप्रेशन मेन है, ये एक्सप्रेशन मेन है, ये आपके फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन की वजह से कितनी इंटेंसिटी एक सर्टेन पॉइंट पे बनती है उस चीज को रिप्रेजेंट करके ला रहा है। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, derive the intensity formula and explain the intensity of the diffracted light in the terms of maxima, minima, secondary minima, इस तरह से। तो यहां तक आपको इस फॉर्मूले को इस तरह से डिराइव करके लेके आना है। इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपको एग्जामिनर ऐसे भी पूछता है कि फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के लिए इंटेंसिटी फॉर्मूला को समाकलन विधि से या इंटीग्रल कैलकुलस मेथड से सॉल्व करके बताइए। तो इंटीग्रल कैलकुलस मेथड से कैसे इसको सॉल्व करना है, किस तरह से कैलकुलेट करना है, उस पर मैं पहले आऊंगा, और फिर इस फॉर्मूले के कंक्लूजन्स पे निकाल के आऊंगा। तो अगर और वहां पे आपको इस पर्टिकुलर जो एक्सप्रेशन हमारा आया था, जिसको मैंने बोला था कि आपको याद करके चलना है, जब आपने पूरी टॉपिक पढ़ लिया है उस कंडीशन में उस पे बात करूंगी कि ये जो दो एक्सप्रेशन हमारे निकल के आए हैं, कि मैंने बोला कि यहाँ पर थीटा एंगल से डिफ्रेक्टेड सभी तरंगिकाओं का बिंदु पी पर जो आयाम r इज इक्वल टू ए साइन एन डी बाई टू साइन डी बाई टू होगा, इसके जस्टिफिकेशन पे बात करूंगा। तो अलग से क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि समाकलन विधि से प्रूफ कीजिए, तो अभी मैंने मेन फॉर्मूला डिराइव करके ले आया है ना, ये मेन फॉर्मूला है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के लिए, ठीक। इसके डिस्कशन को पहले समाकलन विधि से उसको डिराइव कर लेता हूं, फिर आऊंगा कि इसके डिस्कशन में हमें क्या क्या चीज मिलता है, कि तीव्रता या इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होगा, ठीक, उसे ग्राफ पैटर्न कैसे दिखाई देगा और क्या चीज है, ठीक। तो चलिए सबसे पहले मैं इसी फॉर्मूले को आपको एक और तरीके से जो हमारा इंपॉर्टेंट मेथड है उससे सॉल्व करके बताता हूं, फिर आगे की चीजों के बारे में अपन बात करेंगे, ठीक। तो ये अलग से क्वेश्चन में भी पूछ सकता है ना कि फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन बाय अ सिंगल स्लिट बाय इंटीग्रल मेथड, समाकलन विधि से, और वो जो हमने बनाया वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट मेथड बोल सकते हैं आप, या फिर कैलकुलस अप्रोक्सीमेशन मेथड बोल सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन में आएगा तो उसी तरीके से बनाना है, लेकिन समाकलन विधि से अगर आता है
तो इस तरह से बनाना है। इस मेथड को जान लेने समझ लेने से एक चीज समझ में आ जाता है कि वो जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का टर्म्स जो वहां पे आया था आर, वो कहां से आया, उसका एक जस्टिफिकेशन हो जाता है। तो थोड़ा जरा समझिए कि सिंपल वही सिचुएशन है, ए बी स्लिट है। यहां पर वो जो स्लिट बहुत सारा ए से बी के बीच के केवल दो भाग को हम लोग लिए हैं, कोई दो खंड को, ओ और डी पॉइंट, जिसका विड्थ कितना है, एक्स है। इन दो खंडों से एक लाइट वेव इस तरह से जाएगा और लेंस से डिफ्लेक्ट होकर इस तरह से जाएगा। अपर वाले पॉइंट डी से ये लाइट वेव डिफ्लेक्ट होकर ऐसा जाएगा और इस पॉइंट नंबर पी पे ऐसा यहाँ पे जाएगा। तो जो इंटेंसिटी पॉइंट पी नॉट पे बननी चाहिए थी, वो डिफ्रैक्शन की वजह से, इस छोटे से खंड के डिफ्रैक्शन की वजह से पॉइंट नंबर पी पर बनी। ठीक, तो ये एंगल, हम ये मूल लाइन जो चलती उससे कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पर है, तो ये भी थीटा होगा। यहां से यहां लंब डालेंगे, डी एन लंब डालेंगे, तो ये ओ से एन तक ही मेरा पार्ट डिफरेंस है। सेम वैसे ही चल रहा है ना। इस पूरे बड़े स्लिट की विड्थ कितनी है, ई है, और ये वाला एंगल भी थीटा है। तो हमें पॉइंट नंबर पी पर कितनी इंटेंसिटी हुई इस शार्प पॉइंट से लाइट वेव के बेंड होने के बाद वो पता लगानी है, जो कि अगर ये नहीं होता तो सेंट्रल, अगर डिफ्लेक्शन नहीं होता तो यहाँ पे बनता, जो कि यहाँ पे बन रहा है। तो फिर माना एक स्लिट ए बी है जिसके मध्य बिंदु ओ पर स्थित एक एकांक चौड़ाई के तरंगाग्र छोटे लेंथ के वेव फ्रंट द्वारा इस पर्दे पर बिंदु पी पर विस्थापन कितना है, y नॉट इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी। ये लाइट वेव का इक्वेशन है, ये इनिशियल पॉइंट है। यहां से आपको लेके चलना है कि पॉइंट नंबर पी पर जो इनिशियल विस्थापन y नॉट इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी है, ये उस तरह के इक्वेशन का रूप है जिस तरह से वो दिखता है। अब माना मूल बिंदु O से x दूरी पर, इस ओरिजिन पॉइंट से x डिस्टेंस पर पॉइंट नंबर D पर dx मोटाई का एक और वेव फ्रंट है, जो कि इस वेव फ्रंट के कारण बिंदु P पर जो एम्पलीट्यूड होगा वो a dx होगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर वेव फ्रंट का विड्थ कितना है, खाली dx है, छोटा dx है। तो जो कंप्लीट एम्पलीट्यूड का कितना गुना, dx गुना। भाई पूरे स्लिट से जो लाइट वेव गुजरेगा उसका एम्पलीट्यूड a गुना है, कंप्लीट आयाम है। उसको छोटे से स्लिट के खंड के लिए अगर देख रहे हो तो उतना गुना होगा, वो तो a इंटू dx है। साथ ही O से P की ओर चलने वाली जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स मतलब द्वितीयक तरंगिकाएं हैं, एवं dx से P की ओर चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के मध्य पथांतर और कलांतर क्या क्या होंगे, मतलब इस पॉइंट नंबर O से जो लाइट वेव चलेगा वो, और इस D के जो इतने विड्थ के dx वाली जगह से जो चलेगा उनके बीच क्या क्या पथांतर हो। तो ये देखिए यही है चित्र में ON से आगे सब सेम है, यही एक्स्ट्रा है। तो अगर इसमें आप DON में साइन थीटा अप्लाई करोगे तो पथांतर क्या मिलेगा, साइन थीटा यहाँ पे अप्लाई करोगे आप यहाँ पर इस DON में, तो आपको वही मिलने वाला है कि साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, तो ON बटे OD, और ON इज इक्वल टू हमारा वही पार्ट डिफरेंस है तो डेल है, और OD साइन थीटा, और OD क्या है जी, आपका x है, ये बिट। तो वही ऐसा लिखे हैं, कंफ्यूज मत होना आप लोग। ठीक, तो O अब आपको पार्ट डिफरेंस मिल गया तो फेज डिफरेंस भी निकाल सकते हो, क्योंकि फेज डिफरेंस 2 पाई बाई लैम्डा पार्ट डिफरेंस होता है, तो 2 पाई बाई लैम्डा x साइन थीटा। तो हमने इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कितना पाथ डिफरेंस है वो निकाल लिया इन द टर्म्स ऑफ एंगल एंड डिस्टेंस, और हमको कितना फेज डिफरेंस होगा वो भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक, इस पर्टिकुलर एरिया के लिए। अतः स्लिट के सूक्ष्म भाग dx द्वारा बिंदु P पर विस्थापन कितना होगा, तो ये विस्थापन का जो समीकरण है इसका यूज करिए। तो क्या होगा, इस समीकरण में बेसिक आइडियल इक्वेशन में ए क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, ये पूरे बड़े वेव के लिए है ना। cos ओमेगा टी, तो ओमेगा टी में ओमेगा टी क्या है आपका, वही फेज डिफरेंस है, एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम। तो ये वाला फॉर्मूला इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए कैसे बदलेगा, छोटा डिस्प्लेसमेंट dx भाग की वजह से, तो dy बोलूंगा, y नॉट या y को dy बोलूंगा, इज इक्वल टू a के जगह क्या रखूंगा, a dx रखूंगा, क्योंकि वहां पे आयाम छोटे से खंड dx की वजह से बन रहा था, जो कि a का dx गुना होगा, तो a dx। cos अपनी जगह पर है, cos है। ओमेगा टी, तो ओमेगा टी प्लस फेज डिफरेंस कितने का हुआ, ये इतने का हुआ ना, 2 पाई बाई लैम्डा x साइन थीटा, सो 2 पाई बाई लैम्डा x साइन थीटा का फेज डिफरेंस हुआ। तो इस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ये निकल गया हमारा। अब कंप्लीट स्लिट के लिए, ये तो छोटे से dx खंड के लिए हमने निकाला, कंप्लीट स्लिट के लिए कितना होगा
उस चीज को निकालने के लिए इस स्लिट की जो चौड़ाई है ई, वो ए से बी के बीच कितने फैलाव में फैलेगी। तो अगर मैं ओ को मूल बिंदु ना मानता हूं तो नीचे की ओर ओ से ओ वाला पॉइंट अगर ऐसा है तो डिस्टेंस वाइज देखें तो आधा ई का इस तरफ है और आधा ई का इस तरफ है। आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर ओ अगर मेरा मूल बिंदु है तो ई अगर पूरा विड्थ है तो उसका आधा इस तरफ है और आधा इस तरफ है। तो अगर ये मूल बिंदु है तो नीचे नेगेटिव एक्सिस है और इस तरफ पॉजिटिव एक्सिस है, तो ई बटे दो नीचे है और ई बटे दो ऊपर है। आधा उसका विड्थ इस तरफ है ओके और आधा विड्थ इसका इस तरफ है। तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को इस रेंज पे अगर हम लोग इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रल कर दें, कि देखिए कि संपूर्ण स्लिट पर स्थित तरंगाग्र द्वारा मुख्य अक्ष से थीटा कोण पर स्थित बिंदु P पर परिणामी विस्थापन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट due to complete slit range A to B it in angle theta. So what you done? Integrate this equation in the range of slit distribution. So when you write this thing, this type dy का complete integration y मिलेगा और इस particular expression का integration करना है माइनस ई बाई टू से ई बाई टू के रेंज में, क्योंकि स्लिट की मोटाई ई थी। ये देखिए ये स्लिट की मोटाई ई थी, उसका आधा इस तरफ है नेगेटिव एक्सिस में, आधा इस तरफ है पॉजिटिव एक्सिस में। सो योर इंटीग्रेशन रेंज लिमिट इज माइनस ई बाई टू से लेके प्लस ई बाई टू तक जाएगा। तो उसी रेंज पर इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो फाइनली y इज इक्वल टू माइनस ई बाई टू से ई बाई टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस टू पाई एक्स साइन थीटा बाई लैम्डा डी एक्स। ये एक्सप्रेशन जो आया था उसका हमने इंटीग्रेशन यहाँ पे लिख लिया, ये इसी वाले का सिंपल। अब जरा ध्यान से यहाँ पर देखेंगे तो ये एक्सप्रेशन में ये जो टर्म लिखा है ये cos a प्लस बी है। देखिए ध्यान से, तो उसको cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो उसको उसी टर्म में लिखेंगे और इंटीग्रेशन का ऑपरेटर क्या है dx। तो उन टर्म्स का इंटीग्रेशन होगा जिसमें x हो, उनका नहीं होगा जिसमें x नहीं है। तो पहला पद cos a प्लस बी है तो cos a cos b, तो cos a क्या है जी, a तो बाहर रहेगा, cos ओमेगा t तो वो इंटीग्रेशन से बाहर चले गया। इंटीग्रेशन किसका होगा, cos b का, और cos b क्या होगा, cos 2 पाई x sin थीटा बाई लैम्डा dx इस रेंज लिमिट में, बीच में माइनस, इस फॉर्मूले की वजह से यहाँ माइनस a, ये वाला a sin a, तो sin a कितना होगा sin ओमेगा t, तो sin ओमेगा t उसके टर्म में इंटीग्रेशन नहीं हो रहा था इसलिए वो बाहर है, और इंटीग्रेशन में माइनस ई बाई टू से ई बाई टू साइन 2 पाई एक्स साइन थीटा बाई लैम्डा dx, क्योंकि साइन है साइन b है तो ये साइन b 2 पाई एक्स साइन थीटा बाई लैम्डा dx। ये आपका एक इक्वेशन हो गया, मेन इक्वेशन। यहाँ से यहाँ तक प्राप्त करने में आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए, इजी है। इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में दो ठो इंटीग्रल टर्म आया है मेरे पास, देखिए ध्यान से। एक टर्म इंटीग्रेशन का ये वाला आया है और एक ठो इंटीग्रेशन का टर्म ये वाला है। इस दोनों को हम लोग अलग अलग पहले निकाल लेते हैं, फिर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो देखिए ध्यान से, माइनस ई बाई टू से प्लस ई बाई टू कॉस 2 पाई एक्स साइन थीटा बाई लैम्डा का dx जब करेंगे तो कॉस के फलन के अंदर फलन बैठा है तो एक्स्ट्रा है कुछ चीज, तो कॉस का इंटीग्रेशन होगा प्लस में साइन 2 पाई एक्स साइन थीटा बाई लैम्डा, और जितना एक्स्ट्रा था वो बटे में आएगा, तो 2 पाई साइन थीटा बाई लैम्डा बटे में आया। लिमिट क्या है जी, अपर लिमिट ई बाई टू माइनस ई बाई टू। तो क्या मिलेगा यहाँ से आपको, जब आप x के जगह पर ई बाई टू रखोगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, x के जगह पर अपर लिमिट ई बाई टू रखेंगे तो ये 2 2 कट जाएगा, तो मिलेगा आपको साइन साइन पाई ई साइन थीटा बाई लैम्डा, और नीचे आपका ये 2 पाई साइन थीटा बाई लैम्डा है, ये तो है, या इसको बाहर लिख लेते हैं, कांस्टेंट है, लिमिट इस पे ना लगा के इसको ब्रैकेट से चलो मैं बाहर लिख लिया हूं। तो यहाँ अपर लिमिट जब लगाऊंगा तो मेरे को मिलेगा साइन पाई ई साइन थीटा बाई लैम्डा, बीच में माइनस होता है, इंटीग्रेशन लिमिट लगाते हैं तो, और फिर लोअर लिमिट लगाएंगे माइनस ई बाई टू, तो साइन ऑफ माइनस ई बाई टू, तो 2 से 2 कटेगा और साइन ऑफ माइनस थीटा बनेगा, और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है जी, माइनस साइन थीटा होता है, और माइनस साइन थीटा जो आएगा वो उस इंटीग्रेशन लिमिट के बीच वाले माइनस को प्लस कर देगा, और फाइनली आपको दो टर्म मिलेगा कि साइन 2 पाई एक्स पाई ई साइन थीटा बाई लैम्डा प्लस साइन पाई ई साइन थीटा बाई लैम्डा, जिसको जोड़ोगे तो 2 बार हो जाएगा,
2 साइन पाई ई साइन थीटा बाई लैम्डा, और बाहर में आपके पास क्या था जी 2 पाई साइन थीटा बाई लैम्डा, वहां का 2 और ये 2 कट जाएगा, देखिए ये वाला 2 यहाँ पर नहीं है, तो ये 2 बार जो आता उससे ये वाला 2 कट गया। तो फाइनली जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो साइन पाई ई साइन थीटा बाई लैम्डा बटे पाई साइन थीटा बाई लैम्डा आएगा, ये मिल गया। ठीक, इंटीग्रेशन आप मैंने स्टेप काटा है यहाँ पे, आप डिटेल में सॉल्व करके उसको देख सकते हैं, वही आएगा। दूसरा इंटीग्रल ये वाला, इस वाले इंटीग्रल को ध्यान दीजिए, ये क्या चीज है, माइनस ई बाई टू से ई बाई टू साइन 2 पाई एक्स साइन थीटा बाई लैम्डा डीएक्स। तो भाई साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस 2 पाई एक्स साइन थीटा बाई लैम्डा बटे 2 पाई साइन थीटा बटे लैम्डा। अब अपर लिमिट लगाओगे, माइनस साइन बाहर है अभी ना, बाहर रखे मान लो इसको, और इस वाले नंबर को भी बाहर रख देते हैं, तो अपर लिमिट लगाऊंगा तो मुझे मिलेगा साइन पाई ई साइन थीटा बटे लैम्डा, 2 कट जाएगा। अब माइनस करके फिर लोअर लिमिट लगाऊंगा, माइनस करके फिर लोअर लिमिट लगाऊंगा तो मुझे मिलेगा कॉस पाई माइनस ई साइन थीटा बटे लैम्डा, लेकिन कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, तो माइनस बाहर नहीं निकलेगा, तो वो प्लस नहीं होगा बल्कि माइनस ही रहेगा, तो पहला टर्म प्लस में और दूसरा टर्म माइनस में करके कैंसल आउट हो जाएगा, और फाइनली आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 मिल जाएगी। यहाँ पर आप रफ में करके देख लीजिएगा, आफ्टर कैलकुलेशन यही आता है, क्योंकि एग्जाम में जब हम लोग लिखें तो इस मेथड से चलें ताकि आपको वहां पे टाइम बचे, वहां पे डिटेल में मैथ सॉल्व करते बैठे रहेंगे तो उससे अपन को फायदा नहीं है। यहाँ पे फिजिक्स है तो इसके कंक्लूजन्स पे ज्यादा बात करनी है, तो ये वाले टर्म का वैल्यू क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो अब एक एक्सप्रेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में इस इंटीग्रल की वैल्यू आपने पा ली और इस इंटीग्रल की वैल्यू आपने पा ली, ये 0 है इसलिए 0 हो गया, और फाइनली इसका मान यहाँ पर जितना निकला था ये वाला वो हम लोग पुट कर देते हैं। तो देखिए जरा इन दोनों इंटीग्रल की वैल्यू को समीकरण 1 में हम लोग पुट करने से क्या मिलेगा, जो कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट है y इज इक्वल टू a साइन पाई ई साइन थीटा बाई लैम्डा पाई साइन थीटा बाई लैम्डा और कॉस ओमेगा टी, a अपने जगह पर है, ये देखिए a और कॉस ओमेगा टी, तो कॉस ओमेगा टी उस पर लिखा गया, a उसको साथ में लिख लिया, देखिए जरा, ये देखिए a साइन पाई ई साइन थीटा बाई लैम्डा पाई साइन थीटा बाई लैम्डा कॉस ओमेगा टी। अब आप इस चीज को तुलना करेंगे यदि कि y इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी का जो मेन डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला होता है, जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने डिफाइन किया है, ये देखिए इसमें a क्या है, यही आयाम है, यही मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, और ये कितना निकल के आया है आपके बड़े फॉर्मूले में, कितना कैलकुलेट हो गया है, देखिए a के जगह पे क्या है, ये पूरा है, तो इसी को आयाम r बोल देते हैं, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, जिसका मान कितना है, इस समीकरण को ध्यान से देखेंगे कितना है जी, a इज इक्वल टू a साइन पाई ई साइन थीटा बाई लैम्डा पाई साइन थीटा बाई लैम्डा, ये आया है। यही चीज वहां पर आया था जो स्टार्टिंग में आपको बोल रहा था, यहीं से आपको याद करके चलना है, यही उसका जस्टिफिकेशन, ये देखिए a साइन पाई ई साइन थीटा बाई लैम्डा साइन पाई ई साइन थीटा बाई एन लैम्डा, ठीक, तो यहीं से वो चीज जस्टिफिकेशन उस इक्वेशन के तौर पे आया था, यहां पर उस विधि का यूज नहीं किया है बट डिवीजन मेथड का यूज किया है कि आयाम जो है इतना गुना डिवाइड बाय इतना गुना, ऐसा उसका क्लियर जस्टिफिकेशन यहां से हमको मिल रहा है। यही चीज सेम वहां पे मिली है ना, जो कहना चाहता हूं। कहां गया जी आपका ये वाला, ठीक, तो ये भाई मेरा आयाम हो गया जो कि a साइन पाई ई साइन थीटा बटे लैम्डा पाई साइन थीटा बटे लैम्डा हो गया, ठीक। अब यहां पर से कुछ चीजों को अगर मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूं कि e का डिवाइड, e का मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर देखिए ये वाला, और e का डिवाइड कर दिया यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे e का मल्टीप्लाई, यहाँ पे e का मल्टीप्लाई, तो साइन पाई ई साइन थीटा बटे लैम्डा पाई ई साइन थीटा बटे लैम्डा। तो अब इस पर्टिकुलर चीज को आप कुछ मान लोगे वैल्यू कि अगर थीटा टेंस टू 0 है, यदि थीटा टेंस टू 0 है तो इसका वैल्यू आपको 1 मिलेगा, क्योंकि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x का मान कितना होता है, 1 होता है, और इसका पैरामीटर क्या है, थीटा है। तो यदि थीटा डिजिट 0 की ओर जाता है तो कोष्टक के भीतर की राशि का मान क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इस पूरे राशि का मान 1 हो जाएगा, तो ये जो फैक्टर ए ई बचेगा जो कि स्लिट की मोटाई विड्थ पे डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड में, उसको हम लोग एक नोटेशन, नया नोटेशन आर नॉट बोल देते हैं, तो आर इज इक्वल टू आर नॉट, और इसकी वैल्यू कितनी मिल गई, 1 मिल गई, ठीक। उस कंडीशन में तब हम अगर इस स्थिति में
पाई ई साइन थीटा बटे लैम्डा को अल्फा मान लेते हैं, जो कि पहले भी माने थे हम लोग ये वाले क्वांटिटी को। तो पाई ई साइन थीटा बटे लैम्डा इज इक्वल टू अवर अल्फा। तो फाइनली हमारा एक्सप्रेशन कैसा दिखाई देगा, आर इज इक्वल टू आर नॉट साइन अल्फा बटे अल्फा। और चूंकि मैं जानता हूं तीव्रता क्या होती है, आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, तो आई इज इक्वल टू आई प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। एंड देन फाइनली मैं इस एक्सप्रेशन को, मेन एक्सप्रेशन को फिर से प्राप्त कर लूंगा, जो कि फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के लिए मेन फॉर्मूला कहलाता है। यहाँ पे क्या क्या चीज है ध्यान समझिए कि आई नॉट बिंदु पी नॉट थीटा बराबर 0 पर इंटेंसिटी को व्यक्त करता है, ठीक। और आई जो है थीटा सीधी रेखा से थीटा झुकाव पर स्थित बिंदु पी पर प्रकाश की तीव्रता को निरूपित करता है। कहने का मतलब है कि भाई ऐसे पर्दा था, यहाँ पर लेंस था और ये इंटेंसिटी, तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो उसको ये प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर जो लाइट वेव के डिफ्रैक्शन की वजह से जो आपको मिला था ये वाला, उसको पी नॉट पर, ठीक, उसको कौन निरूपित करता है, आपका आई, ये वाला इक्वेशन निरूपित करता है। तो वो कितना गुना है, आई नॉट का इतना गुना है, आई नॉट का इतना गुना है, जो मेन डिफ्रैक्शन है। अब इस पर डिटेल डिस्कस करेंगे कि कैसे इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें बदलता है। तो भाई ये जस्टिफिकेशन मैंने आपको दिया है। इंटीग्रल मेथड से इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करके निकालना बहुत ईजी है, मैथमेटिक्स जैसा ही है। यहाँ पे आपको इस टर्म को रिमाइंड करके चलना पड़ेगा, क्योंकि पार्टीशन और रेशियो मेथड है। तो ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान रख के चलना है कि थीटा कोणों से विवर्तित सभी तरंगिकाओं के लिए बिंदु पी पर जब परिणामी आयाम आप लिखोगे तो ऐसा लिखोगे कि a sin n d/2 इसी का वैल्यू बटे sin d/2 के फैक्टर में, और फिर वैल्यूज पुट करके आपको मान के चलना है। तो 2-3 बार इसको रफ में आप बनाए रहोगे तो आपको याद रहेगा कहाँ क्या एडजस्टमेंट करना है। ये आपके क्लेवरनेस की परीक्षा है, आप कितने चालाक हैं एग्जामिनर के सामने इस चीज को रिमाइंड करके लिखने में, उस पर डिपेंड करता है। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप सी फिजिक्स में सॉल्व हो जाए ऐसे नहीं है, कुछ चीजें रिवर्स मोड पे भी चलती हैं। तो इसके जस्टिफिकेशन को तो हमने वहां से देख लिया, जो कैलकुलस मेथड था वहां से। अब जो मेन फॉर्मूला निकल के आया है उस पर डिस्कशन अपन को जानना है, तब रिजल्ट के बारे में आप जानोगे कि कैसे क्या क्या होता है। तो इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, ये फॉर्मूला जो निकल के आया इसमें इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। तो कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो सबसे पहले आता है प्रिंसिपल मैक्सिमा, मुख्य उच्चिष्ट, कि भाई जो लाइट वेव डिफ्रैक्ट होके आपको पर्दे पे मिल रही है वो दिखाई कैसे देगा, उसका पैटर्न कैसे दिखाई देगा। तो डिफ्रैक्शन के पैटर्न कैसे दिखाई देंगे, उसके कुछ एक्चुअल लैबोरेटरी में जैसे वो पैटर्न निकल के आते हैं, वो इस क्लास के लास्ट में मैं रिफ्लेक्शन आपको शो करूंगा कि किस तरह के रिफ्लेक्शन वो अपन को शो होते हैं, दिखाई देते हैं। अभी उसकी मैथमेटिकल चर्चा अपन करते हैं। तो देखिए मेन फॉर्मूला क्या है जी, ये वाला, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फा बटे अल्फा स्क्वायर। इसमें मैक्सिमम कब मिलेगा, जब आई इज इक्वल टू आई नॉट हो जाए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पर से आई नॉट बटे अल्फा स्क्वायर ऐसा होगा, और ये साइन स्क्वायर अल्फा को मैं साइन अल्फा का स्क्वायर लिख सकता हूँ। और चूंकि साइन एक्स का फॉर्मूला होता है ना, टेलर सीरीज बाइनोमियल सीरीज में आप ये पढ़े हैं कि साइन एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स की घात 3 बटे फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की घात 5 बटे फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की घात 7 बटे फैक्टोरियल 7 एंड प्लस एक्स की घात 9 बटे फैक्टोरियल 9, ऐसा ये फॉर्मूला होता है। तो उसमें हमने इसको अल्फा के टर्म में डिफाइन कर दिया, ये होल स्क्वायर अपनी जगह पर है। अगर मैं ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म में से अल्फा को कॉमन लूंगा तो अपना स्क्वायर बाहर लेके बाहर निकलेगा, तो अल्फा स्क्वायर बाहर लेके निकलेगा और अल्फा ये कैंसिल आउट हो जाएगा फाइनली। तो पहला टर्म आपको मिलेगा 1 अल्फा स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3 अल्फा पावर 4 बाय फैक्टोरियल 5 अल्फा 6 7 ऐसे करते करते का होल स्क्वायर। आई की अधिकतम मान है तो अल्फा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आई क्या है, इंटेंसिटी, और उसका मैक्सिमम मान के लिए अल्फा बराबर 0 मतलब क्या, थीटा बराबर 0, क्योंकि अल्फा किस पे डिपेंड करता है, अल्फा किसको माने हो आप, यहां से देखिए वे हमने जो रिजल्टेंट इसमें माना है, ये देखिए ये वाला टर्म, ये वाला, ये देखिए अल्फा किसको माने हैं आपने, पाई साइन थीटा बाई लैम्डा, जिसका एंगल कौन है, थीटा। और थीटा क्या चीज है जी, डिफ्लेक्शन। मेन डायग्राम में देखिए थीटा क्या है, डिफ्रैक्शन। अगर थीटा 0 होगा तभी अल्फा भी 0 होगा, क्योंकि साइन 0 0 होता है। वो कहां पे, थीटा 0 का सिचुएशन यहां पर है। तो यहां पे जितना इंटेंसिटी मिलेगा इसके सेंट्रल पे वो उतना मिलेगा। तो उसके लिए जो सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है उसके लिए हमारा अल्फा इज इक्वल टू 0, तो बाकी ये सारे टर्म क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे आगे वाले टर्म। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट मिलेगा आपको।
तो I इज इक्वल टू आई नॉट इस कंडीशन में, मतलब स्लिट के अभिलंबवत चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं जो परपेंडिकुलरली जो पैरेलल चलती हैं उस स्लिट के अकॉर्डिंग, उनके द्वारा मैक्सिमा बनता है, मैक्सिमम। इसे मुख्य उच्चिष्ट बोलते हैं, प्रिंसिपल मैक्सिमा बोलते हैं, तथा इसकी स्थिति स्लिट के ठीक सामने होती है। इसकी स्थिति स्लिट के ठीक कहाँ रहती है जी? सामने। ये देखिए डायग्राम में, ये वाली स्थिति है, ठीक यहाँ पर होती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखाई देगी। ठीक, डायग्राम वाइज भी अगर मैं यहीं पर ड्रॉ करूं तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम आपको ऐसे उभार दिखेगा पैटर्न में, और फिर उसके बाद उभार ऐसे 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 कम होते दिखाई देगा, फिर ऐसे उभार ऐसे कम होते दिखाई देगा। वो जो एक्चुअल इमेज हम माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप से जो ऑब्जर्व करते हैं उसका देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये सेंट्रल मैक्सिमम है, इसको क्या बोलेंगे? सेंट्रल मैक्सिमम, जो कि I इज इक्वल टू आई नॉट के बराबर होता है। ठीक, चलिए इसके बाद देखें जो मिनिमम कहाँ पे मिलेगा, इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी का मिनिमम कहाँ पे मिलेगा? न्यूनतम या शून्य तीव्रता है तो समीकरण 1 में इसका मान क्या होना चाहिए जी? 0 होना चाहिए। कौन से इक्वेशन में? मेन इक्वेशन में। इसका मान 0 हो जाएगा तब तो I बराबर 0 मिलेगा आपको। इस पूरे का मान क्या हो जाएगा? 0 मिल जाएगा, तब तो I बराबर 0 मिलेगा मिनिमम के लिए। तो उसके 0 होने की क्या कंडीशन है? उसके 0 होने की क्या कंडीशन है? क्योंकि अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अल्फा यहाँ 0 हो जाएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी नहीं पाना है। और हम लोग जानते हैं कि लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 साइन अल्फा बटे अल्फा भी 1 होता है, मतलब साइन अल्फा इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, तो साइन अल्फा अगर 0 होता है तो साइन अल्फा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन 0 होने के लिए उसका व्यापक हल क्या होता है? जनरलाइज्ड इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग पढ़ते हैं कि व्हेन sin x is equal to 0, when sin x is equal to 0, then what is the general solution? So x is equal to plus minus m pi, ये आप पाते हैं। n pi भी लिखते हैं कई जगह पर, प्लस माइनस n pi, क्योंकि n यहाँ पर मैंने स्लिट के लिए यूज कर ली इसलिए n नहीं लिख रहा हूँ। तो sin is equal to x is equal to 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या है? n pi, जहाँ m है 1 2 3, तो जहां जहां पर, तो अल्फा क्या है जी? पाई साइन थीटा बटे लैम्डा, मतलब पाई साइन थीटा बटे लैम्डा इज इक्वल टू क्या? m pi। अल्फा इज इक्वल टू m pi, अल्फा का मान इतना है, तो फाइनली लैम्डा इधर गुणा कर लोगे, पाई से पाई कट जाएगा, ये एक्सप्रेशन मिला कि ई साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम पाई। ये जहां जहां पर वैलिड रहेगा वहां वहां पर आपको कुछ ना कुछ इंटेंसिटी दिखाई देगा। मतलब इस समीकरण में m बराबर 1 2 3 से क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे आदि मिनिमा या निम्निष्ट प्राप्त होते हैं। तो जो डायग्राम होगा आगे आपको बताऊंगा, ये डायग्राम है, देखिए ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ये वाला सेंट्रल मैक्सिमा आपको ऊंचा दिखाई देता है, बहुत तेज लाइट वहां पे दिखाई देगी, और उसके बाद खंड खंड से छोटे छोटे उभार दिखाई देंगे, कम मिनिमम। ये वाला मिनिमम है, यहाँ पे 0 है, ये खंड के बाद फिर 0 है, ये 0 है, तो ये मिनिमम एक एवरेज इंटरवल पे। तो कहाँ कैसे उसका पैटर्न कैसे समझ में आएगा? ये समीकरण जहां जहां संतुष्ट होगा, ये वाला ई साइन थीटा प्लस माइनस एम पाई, वहां वहां पर आपको पहला, दूसरा, तीसरा मिनिमम मिलते चले जाएगा, मिनिमम। इसी में एक चीज होता है सब्सिडरी और सेकेंडरी मैक्सिमा, गौण उच्चिष्ट जिसको बोलते हैं, या सेकेंडरी मैक्सिमा बोलते हैं। मैक्सिमा के साथ एकदम बारीक रूप से सेकेंडरी मैक्सिमा भी छुपा होता है। मतलब दो स्पेक्ट्रम रेखाओं को जब आप देखेंगे, इसका बहुत ज्यादा उपयोग एस्ट्रोफिजिक्स में है। अगर आप एस्ट्रोफिजिक्स के फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, आसमान के तारों को, दूसरे ग्रहों को देखने, उनसे आने वाली लाइट वेव के बारे में डीप स्टडी के बारे में विचार रखते हैं, बड़े बड़े टेलीस्कोप वगैरह आप जब जानते देखते हैं, तो उसमें ये इसका पूरा यूज है कि उसमें उस तारे से या उस ग्रह से आने वाले लाइट वेव को देख के उसके मैक्सिमा मिनिमा को स्टडी करके उसके पूरे बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। तो वो ये वहां पे काम आने वाला है। तो सेकेंडरी मैक्सिमा कहने का मतलब है वो जो मेन मैक्सिमा था उसके साथ साथ ही एकदम बारीक अंतर पर और एक मैक्सिमा इसके साथ गुथा होता है, लाइट का पैटर्न जो है गुथा होता है, उसको सेकेंडरी मैक्सिमा बोलते हैं। वो कहाँ कहाँ पे मिलेगा पैटर्न में, उसके बारे में समझते हैं। तो उसके लिए अपन मैथ्स का यूज करेंगे, मैक्सिमा या मिनिमा प्राप्त करने की जो मेथड होता है उसका। सब्सिडरी और सेकेंडरी मैक्सिमा कैसे निकलेगा कि जब अल्फा बराबर 0 या थीटा बराबर 0 है, वहां पर तो मैक्सिमा मिलता है। तो थीटा बराबर 0 पर मेरा जो मेन समीकरण आया है कौन सा? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फा बटे अल्फा स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू 0 पर इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए मैं एक बार डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर पुट करूंगा।
ठीक, तब जो दूसरे मैक्सिमा या निम्निष्ठ हैं वो मेरे को मिलेंगे। तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को di बटे डी अल्फा इज इक्वल टू 0 करने पर आप d बटे डी अल्फा आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फा बटे अल्फा स्क्वायर, चूंकि ऑपरेटर अल्फा का है और आपका फंक्शन भी अल्फा का है, इसलिए आई नॉट आपके कांस्टेंट से बाहर निकल जाएगा। साइन अल्फा बटे अल्फा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और साइन अल्फा बटे अल्फा का होल स्क्वायर का जब एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो 2 सामने आएगा। अगर साइन अल्फा बटे अल्फा को t मानूंगा तो 2t होगा, और फलन के फलन है इसलिए उसका दो फलनों का भागफल भी लगेगा। तो पहले t स्क्वायर होगा तो 2t, तो 2 आई नॉट तो अपनी जगह पर है, साइन अल्फा बटे अल्फा आएगा, और फिर आपका पहला फलन, फिर दूसरे का अवकलन तो साइन अल्फा का कॉस अल्फा, बीच में माइनस पहले का दूसरे का अवकलन तो अल्फा का 1, दूसरे का आपका वैसे ही रहेगा तो साइन अल्फा बटे दूसरे का होल स्क्वायर, सेकेंडरी का स्क्वायर तो अल्फा स्क्वायर। और इस पूरे एक्सप्रेशन को किसके बराबर रखना है? 0 के बराबर, क्योंकि आप मैक्सिमा या मिनिमा कैलकुलेट करना चाहते हो। तो यहां से क्या चीजें मिली कि साइन अल्फा बटे अल्फा 0 है यहां से, या तो अल्फा कॉस अल्फा बटे माइनस साइन अल्फा बटे अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। तो भाई साइन अल्फा बटे अल्फा इज इक्वल टू 0 होगा तो 1 हो जाएगा, तो जरूर ये 0 होगा। तो यहां से अल्फा इज इक्वल टू 0, तो अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0 यहां से, तो अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा, या फिर मैं लिख सकता हूं अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा, ये कॉस अल्फा यहां चले जाएगा। तो जब x इज इक्वल टू 10x रहता है तब के कंडीशन में ये दो ठो आपका क्या बोलते हैं कर्व्स को अपने पास रखा हुआ है, जिसके लिए आपको जनरल सॉल्यूशंस और पैटर्न डिजाइन करने। तो अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा आपको मिला, जो कि आप एग्जामिन करोगे तो दो ठो कर्व है, एक y इज इक्वल टू अल्फा है और एक y इज इक्वल टू 10 अल्फा है। एक तरफ y इज इक्वल टू अल्फा और एक तरफ y इज इक्वल टू 10 अल्फा है। एक असंगत या डिसकंटिन्यूअस कर्व को व्यक्त करता है। इस वक्र की अनेक शाखाएं होंगी, अनेक शाखाएं। कैसे कि जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो देखिए ये लाल वाली लाइनें जो सीखे हैं ये क्या है, y इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है। और विभिन्न विभिन्न पॉइंट पर, जैसे यहां से पॉइंट अगर ढूंढोगे आपकी अल्फा इज इक्वल टू 0 पर 10 अल्फा भी आपको 0 मिलेगा। जैसे इक्वेशन क्या मिला है आपको, ऐसा मिला है ना, अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा। यदि अल्फा बराबर 0 तो 10 अल्फा बराबर 0, तो 10 अल्फा बराबर 0 तो 10 0 कहां कहां पर होगा, तो पाई बाई 2 पर होता है, तो प्लस माइनस पाई बाई 2 पर वो 0, ठीक। अगर अल्फा 10 अल्फा इज इक्वल टू इन्फिनिटी, सेम उसी तरीके से, तो अल्फा कहां कहां पे होगा, प्लस माइनस पाई पर होगा, तब 10 अल्फा इज इक्वल टू 0। तो और अनदर केस में अल्फा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 पर, ठीक। तो इस तरह से, ठीक, कई सारे पॉइंट मतलब हम लोग ले रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ अल्फा बराबर 0 है तो 10 अल्फा बराबर 0 हो गया, ठीक। यदि अल्फा बराबर प्लस माइनस पाई बाई 2 है, तो अल्फा बराबर प्लस माइनस पाई बाई 2 है, तो 10 में कहां कहां पर आता है, तो वो इन्फिनिटी पे आता है। 90 की वैल्यू 10 की क्या क्या होती है उसके अकॉर्डिंग, तो 10 अल्फा इज इक्वल टू इन्फिनिटी। यदि अल्फा बराबर प्लस माइनस पाई लेते हो तब 10 अल्फा आपको क्या मिलता है, तब 10 अल्फा की वैल्यू 0 मिलती है। यदि अल्फा बराबर आप 3 पाई बाई 2 लेते हो तब 10 अल्फा की वैल्यू क्या मिलती है, इन्फिनिटी मिलती है। तो भाई एक बार देखिए यहाँ पर से 0 है तो यहाँ पर प्लस माइनस पाई बाई 2 पर, प्लस माइनस पाई बाई 2 पर आपकी ये जो वैल्यू है 10 अल्फा की, उसका एक ग्राफिक करेंगे। एक बार प्लस माइनस पाई पर 10 की वैल्यू की ग्राफिक होगी, एक बार 10 आपके प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 है, तो इसको ऐसे याद कर लेना भैया ना। ये डीप में जब जानोगे तो ड्रॉ करना रहता है। तो ये मिडिल पॉइंट आज का कट पॉइंट आपका ओ है 0 पॉइंट, तो यहाँ से शुरू करेंगे तो ये पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस 3 बाई 2 माइनस 5 बाई 2 3 बाई 2 2 पाई, ठीक, ये पाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 ऐसा करके आते जाएगा। और ये वाला जो ग्राफ हम लोग बनाते हैं ये 10 का ग्राफ है, ऐसा बैंड होते हुए जो बनता है। तो हर खंड के बीच बीच में वो जहां जहां कट पॉइंट मिलेगा, जैसे यहाँ कट पॉइंट मिला है जो y इज इक्वल टू अल्फा और इसके बीच कट पॉइंट यहाँ मिला है, एक कट पॉइंट यहाँ मिला है ये वाला, किसके बीच, ये y इज इक्वल टू 10 अल्फा और y इज इक्वल टू अल्फा के बीच एक कट पॉइंट यहाँ मिला है, एक कट पॉइंट यहाँ पे मिला है, ध्यान से देखेंगे तो एक कट पॉइंट यहाँ पे मिला है। तो ग्राफिक विधि से जहां जहां पर ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं वहां वहां पर आपको सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेंगे, सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेंगे। मतलब कैसे, ध्यान से देखिए यहाँ पर, इस प्रकार दोनों वक्रों के कटान बिंदुओं पर अल्फा के वे मान प्राप्त होंगे जिनकी तीव्रता क्या होगी, मैक्सिमम होगी।
तो मुख्य उच्चिष्ट के लिए अल्फा बराबर 0 होता है, हम जानते हैं, और आई बराबर आई नॉट साइन 0/0, और चूंकि साइन 0/0 का मान 1 होता है इसलिए आई नॉट होता है, ये आपको पता है। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो tan अल्फा इज इक्वल टू 0। वो ग्राफ में कैसे दिखाई देगा जी? ग्राफ में ऐसा दिखाई देगा, ऐसे जो पैटर्न देखेंगे उसमें ऐसा दिखाई देगा। सेकेंडरी, जब अल्फा बराबर 3π/2 हो, अगला जब अल्फा बराबर 3π/2 हो तो देखिए I1 इज इक्वल टू आई नॉट साइन 3π/2 बटे साइन 3π/2। तो साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 3π/2 अगर आप निकालें तो कितना होगा जी? 3 इंटू 90 मतलब 270। तो साइन 270 की वैल्यू आप पुट करेंगे यहाँ पर, तो 270 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 180 प्लस 90, 180 प्लस 90 तो 270 हो गया, किसको? साइन को, ठीक। और साइन 180 है मतलब 180 यहाँ पर है, और 180 प्लस मतलब यहाँ जा रहे हो आप, ठीक। तो फाइनली साइन तो साइन में ही रहेगा, बदलेगा नहीं, ठीक। उसकी वैल्यू जो है तो 1 हो जाएगा, साइन 90 ही होगा, साइन 90, ठीक। और बाहर में क्या है? उसका स्क्वायर है, तो घर उसका नहीं है इसलिए माइनस आएगा, लेकिन -1 और स्क्वायर है तो फाइनली ये 1 हो जाएगा यहाँ से। तो बचेगा क्या? नीचे में 3π/2 है, 3π/2 पलट कर क्या लिखोगे? 2/3π और आई नॉट है आपके पास, और इसका स्क्वायर और आई नॉट, तो फाइनली क्या मिलेगा जी? 4i0/9π², ऐसे। तो जब इसको सॉल्व करोगे, पाई की वैल्यू रखोगे यहाँ पर, एंगुलर फॉर्म की यहाँ पर, तो कितना? ये आई नॉट का 22 न्यूमरल फॉर्म में इतना आएगा, कैलकुलेट करोगे तो इतना आएगा। यहां पर पाई की वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में है, ठीक है। तो इतना आया, मतलब 3π/2 पर जो मैक्सिमा था वो इनिशियल मैक्सिमा के कितना भाग है? 22 बटा भाग है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इनिशियल मैक्सिमा का जो, या फिर बोल सकते हैं जो पहला वाला जो सब्सिडरी या सेकेंडरी मैक्सिमा था वो इस वाले का कितना भाग है जी? 22 भाग है, मतलब इसको 22/22 करोगे तो ये मिलेगा, मतलब ये वाला इनिशियल इसका 22 गुना है, ऐसा बोल सकते हो। इसका 22 गुना करोगे तो ये मिलेगा। सिमिलरली व्हेन यू पुट अल्फा इज इक्वल टू 5π/2, then you calculate this type of expression and finally you have a this type of expression and you get this is, तो I naught is your 62। so जो सेकेंडरी मैक्सिमा होगा वो पहले मैक्सिमा का कितना वाला भाग होगा? 62 भाग, या फिर जो मेन मैक्सिमा है वो सेकेंडरी मैक्सिमा का 62 गुना है, ऐसा आप बोल सकते हो। सिमिलरली वैसे ही थर्ड निकलेगा, तो थर्ड के लिए आप 7π/2 पे आपको मिलेगा। तो वो जगह जहां जहां पे ये क्रॉस हो रहा है, देखो ये 3π/2 ये वाला, ये 3π/2 है ये वाला, ठीक। फिर वैसे इधर π/2 5π/2 का वैल्यू मिलेगा आपको, फिर वैसे ही 7π/2 का मिलेगा। वहां वहां पे आपको मैक्सिमा के साथ साथ सेकेंडरी मैक्सिमा भी दिखाई देंगे, वो पैटर्न्स जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के उसके अकॉर्डिंग ये होगा। तो ये एक बहुत ठीक ठाक डीप एनालिसिस है आपके फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन का, जो जिसको आज हम लोगों ने स्टडी किया। एग्जाम में ये ठीक ठाक लेवल पे आपसे पूछा जाता है कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन से आप क्या समझते हैं। इसके लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला I इज इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फा बटे अल्फा स्क्वायर को डिराइव कीजिए, एक तो ये क्वेश्चन होता है। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन से आप क्या समझते हैं, इसके इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को विथ कर्व समझाइए, तो ये सिचुएशन फॉर्मूले को लेके आपको बताना पड़ेगा। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन को कैलकुलस मेथड से डिराइव करके लेके आइए या समाकलन विधि से डिराइव करके लेके आइए बोलेगा, वो एक क्वेश्चन होगा। तो इस तरह के 3-4 क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में कवर किए हैं। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के पीछे भी मैथमेटिकल यूज हुआ है, ठीक ठाक मैथमेटिक्स का यूज हमने किया है आज, तो उसी के आधार पर ये ग्राफ आपको बना के याद करके चलना पड़ेगा। एक्चुअल में इसकी प्लॉटिंग कंप्यूटर वगैरह में डेटा फीड करके की जाती है। अगर आप किसी स्पेस में किसी तारे को देख रहे हैं, उससे आने वाले लाइट के पैटर्न्स को पहले इस तरह से दिखने वाले नमूने में देखा जाता है, और उसको देखकर उसके पोजीशंस को, डेटा को फीड किया जाता है कंप्यूटर में, जो प्रोग्राम बना हुआ होता है वो, फिर ये प्लॉट बन के आता है, और फिर वो प्लॉट जब बन के आता है उसके इक्वेशंस के अकॉर्डिंग, आप आगे जब इसको रिसर्च फील्ड में रहेंगे तो आपको समझ में आएगा, तो फिर उसकी और कैलकुलेशन, सेकेंडरी कैलकुलेशन की जाती है कि कहाँ कहाँ पर और मैक्सिमम मिलेगा, और फिर उसके अकॉर्डिंग फिर हम उस गुथे हुए मैक्सिमम्स को अलग करके निकालते हैं, जिसको रिजोल्यूशन बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग
प्रवर्धन क्षमता उसकी, सॉरी, मतलब जो जो दो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के इंटेंसिटी के लाइट एक दूसरे के साथ ओवरलैप हैं, उसको अलग अलग करने की प्रॉपर्टी को रिजोल्यूशन कहते हैं। ठीक, रिजॉल्व करना, तो रेले का एक लॉ है इसके ऊपर कि वो किस तरह से इसको रिजॉल्व आउट करता है। तो ये रहा आज का क्लास, जिसमें हम लोगों ने सिंगल स्लिट से फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन को विभिन्न एस्पेक्ट से स्टडी किया है। सो व्हेन व्हाटएवर यू आर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट और हिंदी मीडियम स्टूडेंट, आप जो एक्सप्लेनेशन मैंने की है उसको आप अपने वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ठीक ठाक इंग्लिश टर्म को यूज करते हुए आपको यहाँ पे मैंने मेन एस्पेक्ट क्या है वो समझाने की कोशिश की है। और अपन ये कुछ रिफ्लेक्शन यहाँ पे देखते हैं कि जो एक्चुअल डिफ्रैक्शन का पैटर्न मिलता है वो कैसा दिखाई देता है। तो ऐसा कुछ दिखाई देगा वहां पर, है ना, कि जो मन बन के आता है, जो जब किसी सोर्स से आने वाली लाइट वेव के डिफ्रैक्शन पैटर्न को स्टडी किया जाता है तो इस तरह की चीजें आपको दिखाई देते हैं। इसी का डीप स्टडी किया जाता है, जिसमें अपन को मैक्सिमा मिलता है, जिसमें अपन को मिनिमा मिलता है और जिसमें अपन को सेकेंडरी मैक्सिमा भी मिलता है। ठीक, तो आप लोग यहाँ तक इसको रेडी करके रखिए। ये क्लास ठीक ठाक लेवल का क्लास है, और इसके बाद हम लोग डुअल स्लिट के लिए फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे। और अगर आपने सिंगल स्लिट पढ़ा और डुअल स्लिट पढ़ा, उसके बाद ही आप एंड स्लिट, मतलब और बारीक 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 फॉर्म में अगर हम लोग स्लिट्स को डिवाइड करें तो जो बन के आता है उसको कहते हैं हम लोग ग्रेटिंग या ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। तो ग्रेटिंग एक डिवाइस है जो कि फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के आधार पर बनता है, समतल पारगमन ग्रेटिंग बोलते हैं इसको। इससे रिलेटेड आप लोगों को प्रैक्टिकल भी करना है, जैसे आप लोगों ने जोन प्लेट फ्रेनेल के लिए पढ़ा था वैसे ही हम लोगों को ग्रेटिंग फ्राउनहोफर के लिए पढ़ना है। तो यहाँ तक आप लोग कॉन्सेप्ट अपना बिल्टअप करके रखिए सिंगल स्लिट के लिए। नेक्स्ट क्लास में मैं डुअल स्लिट के लिए फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन को डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग हमारे नए अगले क्लास में। ओके, थैंक यू।